Good morning, students. Welcome in the class 9th. We are watching our next video, and our chapter is current electricity. So, students, in our previous part, we have seen हमने पिछले भाग में देखा बेटा इलेक्ट्रिक करंट देखा है, फिर हमने ओम्स लॉ देखा है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर देखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, याद बेटा आपको, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। R यानी कि रेजिस्टेंस, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और I इज अ करंट, जिसको हम लोग 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमने रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट की, याद होगा आप लोग को, है ना। रेजिस्टिविटी आप लोग को नीचे पेज में दी गई है बेटा। जिस जो रेजिस्टिविटी वायर के लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और रेजिस्टेंस यानी कि R पर डिपेंड होती है ना, जिसको हमने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद बेटा आप लोग को यहाँ पे एक फार्मूला मिला था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। एल इज द लेंथ ऑफ वायर, ए इज द एरिया एंड R इज द रेजिस्टेंस। और हम लोगों ने इस तरह से इसको, एंड रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं हमने देखे, इसके बाद हम लोग को आज इलेक्ट्रिक सर्किट भी देखना है, परंतु वो शुरू करने के पूर्व हम लोग का इसके ये दो फार्मूले के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए बेटा। पेज नंबर है 38 पर ये एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स हम लोग को सॉल्व करने हैं, अपनी पक्की कॉपी में आपको लिख के रखना है। So let's start our first example. The resistance of the filament in a light bulb is 1000 ohm. If the bulb is fed by current flow from a source of a potential difference to 30 volt, how much current will flow through it? यानी कि इसको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ बेटा। एक बल्ब का तार है जिसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम, और उस तार में से यदि 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, मतलब उसमें से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये प्रश्न है। तो हम लोग को जो जो चीज़ें दी गई है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 1000 ओम और V इज इक्वल टू 30 वोल्ट, 230 वोल्ट, और फिर हमको कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लेते बेटा हम लोग, है ना। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि I हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमको फॉर्मूला है बाय ओम्स लॉ, वी नो दैट I इज इक्वल टू वी बाय R, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब I इज इक्वल टू V जितना दिया है 230 वोल्ट है, R 1000 ओम है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया 23, ये 0 0 गेट कैंसिल, 23 अपॉन 100 आएगा, है ना। तो 23 को अगर 100 से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर आता है बेटा 0.23, है ना। तो I का यूनिट जो है वो एम्पियर है, तो एम्पियर लिख के हम लोग इसका आंसर लिखेंगे आखिरी में। द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू 0.23 एम्पियर। ओके, के बाद हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर and its radius is 0.5 millimeter. If its resistance is 30 ohm, what is the resistivity of its material? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया है ना। रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, या फिर हमने ये फॉर्मूला देखा था, याद है बेटा आप लोग को, R इज इक्वल टू रो इंटू ए अपॉन एल, है ना। ये फॉर्मूला है याद आपको, ये देखिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हम लोग को इसमें यूज़ करना है। इसमें हम लोग को इसको थोड़ा सा चेंज करना है, जो कैलकुलेशन आप लोग को यहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा। द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, यानी कि कंडक्टिंग वायर कोई एक चालक तार है, उसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसकी लेंथ बदल जाएंगी। R यानी कि रेडियस कितना है 0.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा, है ना। जिसको हम लोग 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। और R जो है वो आप लोग को दिया बेटा 30 ओम, मतलब हमारे पास L है, स्मॉल r है और कैपिटल R है ना। अब आप लोग को पता होगा कि ये R जो स्मॉल r दिया है ये किस लिए दिया है। ये स्मॉल r आप लोग को बेटा एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। एरिया में व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल,
पाई आर स्क्वायर, है ना, जो गोल तार रहती है ना उसकी एरिया हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल से ही कैलकुलेट कर सकेंगे हम लोग। तो एरिया की जगह पे हम लोग को पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप लोग को पता है बेटा 3.14 हम लोग को लेनी है यहाँ पे। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो आर की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर ये फार्मूले में रेजिस्टिविटी का हमने फार्मूला लिख लिया, रो इज इक्वल टू RA/L, है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये फार्मूला था। उसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद, रो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को रो इज इक्वल टू R इंटू एरिया कितना दिया है पाई आर स्क्वायर अपॉन L, ये वैल्यू हम लोग को इसमें लिखनी है। तो R की वैल्यू कितनी दी है हम लोग को यहाँ पे 30 ओम, 30 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, R की वैल्यू दी गई है बेटा 5 × 10⁻⁴ होल स्क्वायर अपॉन L जो दिया है वो वैल्यू लिखेंगे 50 × 10⁻²। अब इसको यदि हम लोग हल करते हैं, थोड़ा सा सीधे सीधे इसको डायरेक्टली हल करेंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिलता है बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इक्वल टू 4.71 × 10⁻5 ओम मीटर। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग को करके देखना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। 25 को 50 से भाग देंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। और फिर ये 2 से हम लोग को 30 को भाग देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाता है ना। फिर 3.14 को 15 से गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा उसका उत्तर आएगा बेटा 47.1 और 10⁻⁸ और ये 10⁻², ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाता है 47.1। बहुत ही आसान गणित है ये, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग हमारे अगले गणित की तरफ चलते बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट टू एंड व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। देखिए अब फार्मूला वही लेना है हम लोग को, मतलब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला ही फार्मूला लेना है। मतलब R इज इक्वल टू V/I। तो मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई, I दिया है, V दिया गया है। V कितना है 24 वोल्ट, I है 0.24 एम्पियर। तो R कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू V/I। जैसे आप लोगों को यहाँ पे I कैलकुलेट करना था, यहाँ पे R कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू जो वैल्यूज दी है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा R का आंसर 24 वोल्ट अपॉन 0.24 करने के बाद यहाँ पे आंसर मिलता है हम लोग को 100 ओम। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 100 ओम। ये गणित हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले गणित की तरफ जो है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। Determine the current that will flow when a potential difference of 33 volt is applied between two ends of an appliance having resistance of 110 ohm. If the same current is to flow through an appliance having a resistance of 500 ohm, how much potential difference should be applied across its two ends? यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई है हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो V इक्वल टू 33 वोल्ट हो गया, R इज इक्वल टू 110 ओम हो गया, वो रेजिस्टेंस हमने लिख लिया है। और इन द फर्स्ट केस और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस दिया बेटा 500 ओम का। गणित कह क्या रहा है? सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये गणित में बोला गया है कि डिटरमाइन द करंट, यानी कि एक कोई उपकरण है उसमें से हम लोगों को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है 110 ओम का और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से प्रयुक्त किया गया, विभवांतर प्रयुक्त किया गया है 33 वोल्ट का। तो उस उपकरण, मान लो कि कोई फ्रिज है, उस उपकरण में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, मतलब हाउ विल बी द डिटरमाइन द करंट। मतलब देखो हम लोग को वोल्ट दिया गया है, ओम दिया गया है, तो हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। देखिए वोल्ट और करंट इसमें दिया गया है, नहीं यहाँ पे वोल्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने आई कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सामने ये बोलता है कि इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू एन अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, यदि वही करंट जो भी कैलकुलेट किया गया करंट होगा आई, जितना हम लोग को वैल्यू मिलेगी, वो करंट यदि उसी उपकरण में 500 ओम में से जाएगा, है ना, 500 ओम लगाए हुए रेजिस्टेंस के बीच में से जाएगा, तो हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड, मतलब उसके अंदर निर्मित होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कितना होगा। मतलब देखिए अगले इसके आधे भाग में हम लोग को क्या करना है, जो करंट आई मिला है और आर मिलेगा, है ना, आई और आर ये दो वैल्यूज हम लोग के पास होंगी, तो उससे हम लोग को
तीसरी वैल्यू यानी कि V कैलकुलेट करना है। तो V के लिए भी हम लोग को यही फार्मूला यूज़ करना है, ओम्स लॉ वाला फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने वोल्ट यानी विभवांतर यहाँ पे लिखा है 33 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमने 110 ओम ले लिया। इन द फर्स्ट केस I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये फार्मूला हमने रख लिया। फिर इज इक्वल टू हमने वैल्यूज पुट की 33 अपॉन 110, है ना। पहला एग्जांपल, हाफ एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग को करंट कैलकुलेट करना, I कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को I यहाँ पे 0.3 एम्पियर मिल गया। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंस इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, मतलब जो भी उपकरण था, फ्रीज था, उसमें से जो करंट पास हो रहा था वो 0.3 एम्पियर था। तो इन द सेकंड केस I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, R की वैल्यू कितनी दी गई थी 500 ओम। अब हम लोग को V कैलकुलेट करना है। तो V कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना है बेटा, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है ओम्स लॉ के फार्मूले से I इंटू R। तो I की वैल्यू के लिए कितनी है 0.3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 500, R कितनी वैल्यू है 500। तो 500 को यदि 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर मिलता है बेटा 150 वोल्ट। तो द रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स इज इक्वल टू 150 वोल्ट। ये गणित हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब उस दूसरे वही उपकरण में 500 ओम ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम लोग को जो उत्तर मिलेगा वो होगा 150 वोल्ट। अब हमारा पांचवा गणित हम लोग देखते हैं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। देखिए बेटा इसमें भी हम लोग को रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए लेंथ ऑफ वायर दी गई है। लेंथ ऑफ वायर कितनी है 1 किलोमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर तो नहीं होता, हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और डायमीटर कितना दिया बेटा 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखो हम लोग को डायमीटर इसलिए दिया गया है कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को रेडियस की जरूरत पड़ती है। और डायमीटर यानी क्या होता है रेडियस का डबल, है ना। यानी रेडियस उसकी आधी होती है और दो रेडियस को मिलकर एक डायमीटर बनता है। तो यदि हम लोग को डायमीटर को 2 से भाग दे तो हम लोग को R की वैल्यू आराम से मिल जाएंगी, है ना। तो R की वैल्यू मिल जाने के बाद हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास हो तो हम लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया रेजिस्टेंस, और ये फार्मूला यहाँ पे इसके पहले भी हमने देखा हुआ है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए बेटा, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 1 किलोमीटर लेंथ दिया गया है, रेजिस्टिविटी कितनी दी है बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये आप लोगों को पहले ही गणित में दी गई होगी, ये आप लोग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे गणित लिखेंगे ना तो आप लोग यहाँ पे लिखिए गिवन रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो है वो वैल्यू गिवन है। कॉपर कोई एक वायर हमने ले लिया है, कंडक्टिंग वायर ले लिया है, तो इसकी रेजिस्टिविटी, फिर L जो है लेंथ ऑफ वायर यानी कि 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर यानी कि 10⁻³ मीटर हो गया, डायमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर। यदि हम लोग मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है बेटा, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू है इंटू 10⁻³ मीटर। तो रेडियस, अभी हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। और रेडियस कहाँ पे दिया गया है बेटा, रेडियस के लिए हम लोग को यहाँ पे डायमीटर दिया गया, और डायमीटर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पाई इंटू /2 होल स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हम लोगों ने पाई अपॉन 4 कर दिया इंटू डी जो है उसके साइड में लिख ली वैल्यू। तो इसको यदि हम लोगों ने हल किया तो इसका आंसर हम लोग को मिलता है बेटा 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, फार्मूले पे पुट करेंगे, मतलब हम लोग का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो एरिया नीचे है 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख लिया। रो की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10⁻⁸ मीटर इंटू लेंथ कितनी दी है बेटा यहाँ पे 10⁻³ मीटर। यदि इसको हम लोग हल करें तो इसको हल करने के बाद हमको डायरेक्टली आंसर मिलता है 85 ओम। मतलब कॉपर वायर में से जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर थी और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर था, उसमें से पास डिटरमाइन उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ये हमने कैलकुलेट की है, वो हमको मिली है बेटा 85 ओम,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 85 ओम से वैल्यूज कैलकुलेट की है। अब देखिए इसके बाद वाला जो पोर्शन है हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग हमारे पहले भाग की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करके बताई गई है ब्लू पोर्शन में, है ना। ब्लू पोर्शन में आप लोग को एक कंडक्टिंग वायर दिया गया है, एक सेल यहाँ पे बीच में कंडक्टिंग वायर के बीच में हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक एमीटर दिया गया है, एक वोल्टीमीटर दिया गया है। वोल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल हम लोगों ने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए ये आकृति आप लोग को जैसे दिखने में थोड़ी सी कठिन लग रही है, लेकिन कनेक्शन करने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम के अनुसार आप लोग को यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट ये कैलकुलेट मतलब ये डेफिनेशन बताई गई है। मतलब अ कंडक्टिंग पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये जो कंडक्टिंग पाथ है मतलब एक वायर कनेक्शन थ्रू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ अ सेल, मतलब दो सेल के दोनों एंड, दोनों सिरे को हम लोग जब ये कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं और उसके साथ हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए कुछ अप्लायंसेस भी कनेक्ट करने पड़ते हैं, एमीटर वोल्टीमीटर हो गया, और एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहता ही रहेगा जब हम लोग उसके कंडक्टिंग वायर को दो सेल के दो सिरे को जोड़ेंगे और उसमें से रेजिस्टेंस भी पास होगा। इस तरह के सर्किट को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिपिक्टेड बाय अ फिगर, मतलब एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ड्रॉन बाय अ फिगर, ऐसा भी बोल सकते हैं। दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। ये फिगर हमको बताती है कि किस तरह से दो अलग अलग, मतलब तीन अलग अलग कंपोनेंट, चार अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग को कनेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब 5 कंपोनेंट्स इसमें हम लोगों ने यूज किए हुए। देखिए बहुत ध्यान से, एक सेल लगा हुआ है, कंडक्टिंग वायर, सेल पहला हो गया, कंडक्टिंग वायर दूसरा, एमीटर तीसरा, वोल्टमीटर चौथा और एक रेजिस्टेंस यानी कि 5वां। तो इस तरह से हाउ डिफरेंट कंपोनेंट आर टू बी कनेक्टेड इन सर्किट बाय यूजिंग स्पेशल सिंबल फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स भी आप लोग को देने बेटा। एमीटर मोस्टली हम लोग मिली एमीटर से शो करते हैं, MA, है ना। वोल्टमीटर जो है वो हम लोग V से शो करते हैं, रेजिस्टेंस हम लोग R से शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक सेल के लिए प्लस और माइनस साइन इस तरह से दिखाना पड़ता है हम लोग को। देखिए ये बड़ी जो रेखा होती है ना वो प्लस को डिनोट करती है, और छोटी रेखा है वो माइनस को डिनोट करती है। इस तरह से निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो हो रहा है बेटा, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से करंट फ्लो होगा। Such a figure is called an electric circuit diagram. In the circuit in a circuit in figure 3.5, अब देखिए बेटा यहाँ पे कुछ डायग्राम बताई गई है आप लोग को। एमीटर यूज टू मेजर करंट एंड वोल्टमीटर, जो 3.5 जो फिगर है इसमें एमीटर का यूज क्या है। तो एमीटर जो है हमको करंट मेजर करने के लिए काम में आता है। वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम में आता है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रजिस्टर। एज द वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब वोल्टमीटर लगाने का एक दूसरा फायदा ये भी है बेटा कि वो जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब करंट का प्रतिरोध करने के लिए भी वोल्टमीटर का उपयोग किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस वो वर्क कर रहा है, मतलब वो प्रतिरोध कर रहा है करंट को। नहीं तो यदि हम लोग वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस ना कनेक्ट करें तो हमारा जो सर्किट है वो जल जाएगा, या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो बल्ब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो भी ग्लो नहीं होगा, या बल्ब फूट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा ना हो इसलिए हम लोग को वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, उन लोगों को, इन चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बताई गई है बेटा आप लोग को। आपकी अगर किताब में ठीक से दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो ये हिंदी वाली किताब मेरे पास है। हिंदी वाली किताब में ये बहुत क्लियर दिखाई देगी आप लोग को। देखिए बेटा यहाँ पे एक सेल दिया गया आप लोग को, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। इसका एक एंड हम लोगों ने चाबी को दिया गया है ना, चाबी जो रहती है हमारे पास, चाबी का दूसरा टर्मिनल हम लोगों को बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इनके दोनों के बीच में करंट मतलब कनेक्शन नहीं है। तो ये बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये गलत आकृति है, ठीक है, ये गलत आकृति है। दूसरी आकृति में आप लोग को पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल दिया तो गया है, डायरेक्ट बल्ब भी कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से बल्ब कनेक्ट करे तो ये जलता है, लेकिन अगर इसके सिरे को खुला रख दें, निगेटिव टर्मिनल को ना जोड़े, तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं। तो ये भी गलत आकृति है।
फिर इसके बाद हम लोग तीसरे आकृति की तरफ चलते हैं। तीसरे आकृति में आप लोग को बल्ब तो दिया गया है, लेकिन ये बल्ब जल नहीं रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये बल्ब अगर इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो ये जलना ही चाहिए, ये जलेगा ज़रूर, मतलब ये भी गलत आकृति है। और जो चौथी आकृति है जिसमें हम लोगों ने एक टर्मिनल रबर को जोड़ा है, रबर का भाग यहाँ पे दिया गया बेटा, आप लोग को दिख रहा है, और रबर का दूसरा टर्मिनल बल्ब को जोड़ा है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल रबर के थ्रू जा रहा है। तो रबर जो है वो है इंसुलेटर। याद है आप लोग को, हम लोगों को इसके पहले पूर्व मतलब आप लोगों ने कक्षाओं में पढ़ा होगा कि रबर हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, है ना, या प्लास्टिक हो गया, ऐसी चीज़ों से कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना, याद है। तो कभी भी अगर रबर इसके साथ जोड़ा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से जाएगी? नहीं, है ना, नहीं जाएगी। इसलिए ये भी आकृति गलत है, ये चारों आकृतियां गलत है। अब बाजू में दी गई आकृति में क्या गलत है उसे ढूंढो, यानी कि चारों आकृतियां गलत है, ये हमने ढूंढ ली। अब दूसरा जो प्रश्न है इसमें बोला गया है दिशाएं दिए गए BCD में बल्ब क्यों नहीं जलता। देखिए बेटा, ध्यानपूर्वक अगर आप लोग ये पांचों आकृतियां देखेंगे तो इसमें देखिए एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल ठीक से जुड़े हुए हैं, भले ही इन लोगों को वाइंड अप किया गया है, यहाँ पे ट्विंकल्स किया गया है, सेल के चारों ओर बांधा गया है, परंतु ये जलेगी क्योंकि इसके टर्मिनल दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अलग अलग वायर भी कनेक्टेड किए गए हैं। यहाँ पे भी ई आकृति में भी भले ही हम लोगों ने इसको उल्टा पलटा कर दिया, लेकिन ये भी फिर भी जलेगा। लेकिन B, C और D में क्या किया है कि ये दोनों वायर्स जो है टूटे हुए हैं, तो ये जलेंगे क्या? अलग अलग वायर है, ये लाल है, ये हरा है, ये कैसे जुड़ेगा? ये भी कैसे जुड़ेगा? ये भी टूटा हुआ है, ये भी यहाँ से टूटा हुआ है, ये भी यहाँ से टूटा हुआ है। अब D आकृति में हम लोग देखिए बेटा, इसके दोनों टर्मिनल एक ही सिरे को जोड़े हैं और दूसरा जो सिरा है वो खुला रखा है, तो क्या सच्ची में इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं, ये भी आकृति गलत है, यानी कि ये तीनों आकृतियां B, C और D गलत है, सिर्फ A और E जो है वो सही आकृतियां हैं। अब देखिए इसमें अलग अलग चिन्हों के बारे में जानकारी बताई गई है बेटा, कि हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक सेल है, विद्युत उपकरण जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी अप्लायंसेस का यूज़ होने वाला है। आप लोग देखिए, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इनका उपयोग आप लोग को होने वाला है, तो ये हम सब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो होमवर्क आप लोग को मैं बता रहा हूँ बेटा, वो गणित लिखने के लिए ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख के रखिए। ये जो एग्जांपल्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये एग्जांपल्स आप लोग पांचों एग्जांपल्स आप लोग उतारिए। इसके पूर्व एक एग्जांपल हम लोगों का लिखना बाकी था पेज नंबर 33 पर, वो भी आप लोग को लिखना है। ये 6 एग्जांपल्स आप लोग लिख के रखिए। इसके प्रश्नोत्तर इसके बाद हम लोग को लिखने हैं, वो मैं आप लोग को दूंगा, वैसे कि वैसे ही लिखना है। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू क्लास।